आप सभी को नमस्कार। हमारे उस पहल में दूसरी कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जो पहल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा क्या उद्देश्य है और हम किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी पहल में दूसरी कड़ी में, पहले कड़ी में आप लोगों को जीव विज्ञान का जो सिलेबस था आरपीएससी का वो समझाया और उसके बारे में जो परिचय था, मेन परिचय कि हम कहाँ कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक हमारा जो है विस्तार होगा और कहाँ तक हम पढ़ेंगे, वो समझाया। उसके बाद में अब उसी कड़ी में सेकंड चीज़ हम लोग भौतिकी और रसायन विज्ञान को लेंगे और उसके सिलेबस को खोल के देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और हम कैसे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो उसी चीज़ को और उसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में थर्ड जो इसका वीडियो आएगा उसमें हम लोग कंप्यूटर और जो प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और उसी के बाद में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। फिर उसको सिलेबस को जैसे हमने डिवाइड किया उसी क्रम में हम लोग इस पूरे सिलेबस को डिफाइन करेंगे और पूरा सिलेबस आपको एक ही जगह मिल जाएगा, ये हमारा वादा है। अब सेकंड पार्ट जो है ये आरपीएससी का सिलेबस है और इसमें सेकंड पार्ट में देखिए मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि इसमें जो आरपीएससी की जो मंशा है ये पोर्शन डालने के लिए वही मंशा है कि प्रशासक में वैज्ञानिक जो है ये होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है, विज्ञान के प्रति पॉजिटिव रुख होना चाहिए और विज्ञान की थोड़ी बहुत समझ में होनी चाहिए। तो देखिए इस चीज़ को मैं वापस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या लिखा है सिलेबस में, क्या लिखा गया है सिलेबस में। देखिए दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, ये वाला फर्स्ट पोर्शन उसमें डाला है कि हमारे जीवन में जो रसायन विज्ञान का उपयोग है वो क्या क्या है, हम कहाँ इसका उपयोग। वैसे तो दैनिक जीवन में जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सुबह उठने से लेके सोने तक हर जगह रसायन है। कैसे, देखिए उठते हैं, मंजन करते हैं तो वो जो पेस्ट होता है वो कैसे बना है, रसायन से बना है, तो रसायन विज्ञान का उसमें उपयोग हुआ है। उसके बाद में नहाते हैं तो साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, अपमार्जक हो गया, कपड़े धोने वाला ये मान लीजिए। फिर खाने में हमारे रसायन आते हैं। फिर उसके बाद में गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल और ये भी रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में सोने के टाइम जब हम एक तो मच्छर वाला वो चालू करते हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट जो होता है वो भी रसायन है, ठीक है। तो पूरी ज़िंदगी जो है हमारी, पूरा जीवन चक्र जो है वो रसायनों से घिरा है। तो इसीलिए दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या यूज़ है वो आरपीएससी हमसे चाहती है। तो ये कॉमन सेंस का टॉपिक है, तो हम जब ये पूरा कवर करेंगे उसमें कॉमन सेंस की चीज़ें भी, जैसे वो पूछा था ना कि बेकिंग सोडा दूध में मिलाने पर, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो ये आपकी समझ में आना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। दूसरा, और ये वाला चैप्टर जो है ना आरपीएससी ने भी इसी चीज़ को इंक्लूड भी किया है, थोड़ा सा उसको एक कम संक्षिप्त रूप में दिया गया है, हम थोड़ा सा विस्तार में इस चीज़ को पढ़ लेंगे। दूसरा जो है वो है द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्था में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, द्रव्य की अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ लेंगे द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में, पदार्थ के गुण क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में अवस्थाएं, पहली तो 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में 2 और अवस्थाएं हैं, जैसे प्लाज्मा अवस्था और उसके अलावा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे, एक एक को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, उनके क्या क्या गुण हैं और उनको जो है कन्वर्जन, फिर अवस्था परिवर्तन। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की जो अभिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं और वो कैसे होती है, उसका पूरा जो है हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम लोग उसमें पढ़ेंगे द्रव की अवस्थाएं, ठीक है। इसके अलावा साथ में एक वो जो गतिज ऊर्जा का सिद्धांत होता है कि द्रव के कण जो है हमेशा गतिज ऊर्जा में रहेंगे, वो वाला पढ़ लेंगे। फिर इसके अलावा थोड़ा सा डीप में जाएंगे ताकि क्वेश्चन कोई छूटे ना, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे बट फिर भी हम लोग वहाँ तक कवर कर लेंगे कि क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसमें अंतर परमाण्विक बल जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। फिर आता है थर्ड पार्ट आता है, वो आता है परमाण्विक संरचना, ठीक है। तो परमाण्विक संरचना, ये परमाण्विक संरचना, इसमें क्या क्या आएगा, देखिए परमाण्विक यानी परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो परमाणु की संरचना में मेजर क्या क्या चीज़ होती है, देखिए
हो गया, उसका नाभिक हो गया, नाभिक में क्या क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो कैसे होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसके साथ में जो मॉडल्स हैं हमारे, जैसे डाल्टन का मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है, फिर रदरफोर्ड का मॉडल है, उन्होंने कैसे मॉडल दिया और उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद में नील्स बोर की संकल्पना, कैसे उसको इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षाओं में जमाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ तक हम लोग, ताकि क्वेश्चन हमारा कोई नहीं छूटे, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब पढ़ते हैं तीसरा। अब तीसरा वाला जो पोर्शन है वो है धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो धातु के क्या गुणधर्म है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और वो कैसे रिएक्ट करती है, अम्ल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या करेगा, और क्षार के साथ रिएक्ट करेगी कैसे क्या करेगा, उसकी जो है आघात वर्धनीयता, तन्यता, इन सारे गुणों के बारे में हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। वैसे के वैसे ही अधातु के बारे में और उपधातु के बारे में, उनकी परिभाषाएं, उनके गुण और उनकी जो है क्या बोलते हैं रिएक्शन कैसे करेंगे, उनके उपयोग, ये सारी चीज़ें डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके धातु के साथ साथ में है अयस्क भी है। तो अयस्क क्या होते हैं, कौन सी धातु के कौन कौन से अयस्क है, ठीक है। उसके अलावा अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होगा, वही सारे कॉन्सेप्ट जो धातु कर्म के सिद्धांत हैं और उसकी विधियाँ कौन कौन सी है, ये वाले इसमें पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है पूरा हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो धातु, अधातु, उपधातु और धातु कर्म के सिद्धांत और विधियाँ, ये वाला पोर्शन एक अलग पोर्शन हो जाएगा और हम लोग इसमें यहाँ तक कवर करेंगे। फिर आ जाता है इसमें मिश्र धातु भी हम लोग कवर करेंगे। अयस्क के बाद में मिश्र धातुएं कौन कौन सी है, मिश्र धातुओं के उपयोग कौन कौन से हैं, वो पूरा जो है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से भी क्वेश्चन आरपीएससी 2 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन बना सकती है, वहाँ तक हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद में आ जाता है एक अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आरपीएससी लगभग हर साल क्वेश्चन जो है पूछती है और डिटेल तक जा चुकी है। अम्ल, क्षार, लवण और पीएच और बफर, ठीक है। ये पांचों चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या है, अम्ल के प्रकार, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है, उनके बारे में। क्षार क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार क्या होता है, वीक क्षार क्या होता है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, उसके लवण कैसे बनते हैं, ठीक है। और लवण जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक लवण हो गया या बेसिक लवण होगा, वो कौन कौन से होंगे, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। अम्ल की, क्षार की जो परिभाषाएं है, लुईस की परिभाषा है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की परिभाषा है, आरेनियस अम्ल कौन से है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। और उसके अलावा अम्लता और किसी चीज़ की क्षारीयता नापने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के बारे में यहाँ तो क्या है, आरपीएससी ने एक बार पीएच निकलवा दिया, कैलकुलेशन करवा दिया, जो कि आरपीएससी से एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जो साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनके लिए हो जाता है, क्योंकि लॉग की जो वैल्यू और लॉग की समझ जो है वो मैथमेटिक्स जो समझ होती है उनको थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उस ईयर में क्या हुआ कि जो मैथ्स के स्टूडेंट थे उनको फ़ायदा भी हुआ। तो ये जो पीएच का मान है यहाँ, पीएच, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये वाला टॉपिक जो है आरपीएससी का फेवरेट है और हर क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पीएच के मान हम लोग एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे सॉल्व, तो उससे क्या है कि हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, बफर बनते कैसे हैं और बफर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये वाला पूरा पार्ट हम लोग इसमें अम्ल, क्षार, पीएच और बफर की अवधारणाएँ क्या क्या है वो सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। अगला जो आया है वो है महत्वपूर्ण औषधियाँ। कल जीव विज्ञान में एक पोर्शन मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, वो क्योंकि हम लोग इसी में कवर करेंगे। जीव विज्ञान में एक था अल्कोहल और ड्रग्स का दुरुपयोग, ठीक है। तो वो इसी में औषधियाँ जब हम कवर करेंगे ना, तो उसी औषधियों के साथ में ड्रग्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण औषधियाँ कृत्रिम कौन सी होती है, संश्लेषित यानी कृत्रिम कौन सी होगी, और प्राकृतिक औषधियाँ कौन कौन सी है और उनके दुरुपयोग कैसे होगा। अल्कोहल का भी दुरुपयोग हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। तो ये वाला पोर्शन उसमें आएगा, महत्वपूर्ण औषधियाँ जो हमारे। अब ये वाला पोर्शन भी आप लोग समझ सकते हैं कि आरपीएससी ने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि प्रशासक को जो है इन सब चीज़ों का ध्यान होगा ना, तो वो रिसोर्सेज जो
लोकल लेवल पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, महत्वपूर्ण औषधि, उनका बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में ये पोर्शन जो है ये आरपीएससी ने इसी बार डाले हैं, एंटीऑक्सीडेंट, परिरक्षक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, उर्वरक और योजक, और उसके अलावा मधुरक। ठीक है, कृत्रिम मधुरक कौन से हुए, नेचुरल मधुरक कौन से हुए, स्वीटनर्स कौन से हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये इनको अलग अलग, जैसे एंटीऑक्सीडेंट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं और उनका यूज़ क्या है, ये सिर्फ अप्लाइड वाला पार्ट है, ये केमिस्ट्री का अप्लाइड वाला पार्ट है, ये इसी का जो है एक्सटेंडेड वर्जन है। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, ये रसायन विज्ञान हम लोग यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में। ये जो हो गए एंटीऑक्सीडेंट, परिरक्षक, ये हमारे खाद्य एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे खाने में हम इसका ध्यान रखते हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ग्रीन टी हो गया, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसका क्या यूज़ है उसके प्रति जागरूकता ज़रूरी है। उसके बाद में परिरक्षक, परिरक्षक मतलब हमारा जो खाद्य पदार्थ है, जो आप लोगों ने पहले भी एक दो बार न्यूज़ में आया था कि पड़ा पड़ा अनाज जो है हमारा सड़ रहा है, या हमारा जो खाद्य उत्पादन जितना होता है उतना हम लोग उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा पाते। तो उसी के लिए परिरक्षक की समझ भी कि खाद्य का परिरक्षण कैसे होता है, प्रिजर्वेशन कैसे होता है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में खाद्य, जो फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री है, तो उसकी समझ हमसे एक्सपेक्ट करती है आरपीएससी। तो उसको परिरक्षक कौन से हैं, परिरक्षण के सिद्धांत कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी इस वाले परिरक्षक वाले पार्ट में हम लोग करेंगे। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2018 में इस पर क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत क्या है और कैसे हम लोग उसको जो है यूज़ करते हैं। तो ये वाला परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक में ये सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद में ये वाले पोर्शन जो है ये कृषि के रिलेटेड है, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, ये सारा जो पोर्शन है ये कृषक जो कृषि जो मतलब राजस्थान क्या इंडिया की भी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता क्षेत्र है, उस क्षेत्र से रिलेटेड ये है और ये हमारे से एक्सपेक्ट भी करते हैं। कीटनाशी कौन से हुए, उनके क्या या यूज़ है, कौन से कीटनाशी बैन हैं, वो हो गया। पीड़कनाशी कौन से हैं, उनके क्या यूज़ है, वो किस स्पेसिफिक यूज़ के लिए काम आते हैं। फिर उसके बाद में कवकनाशी, शाकनाशी, इनमें डिफरेंस क्या है, ये तक चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद में उर्वरक, कौन सा यूरिया बेस्ड उर्वरक है, नाइट्रोजन का है, फॉस्फेट का है, एनपीके वाला हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे उर्वरक में। और उर्वरक में जैव उर्वरक हो गया या केमिकल उर्वरक, रासायनिक उर्वरक हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन देख लेंगे और इसी चीज़ को जो है आगे हम लोग कृषि से भी जोड़ देंगे। तो यहाँ तक आपका कवर हो जाएगा और क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाता है योजक। योजक में क्या है, पहले तो ये स्पेसिफाई किया हुआ था सीमेंट और वो वाला, लेकिन अब योजक अलग से डाल दिया। तो योजक में हम लोग सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे ये बनते हैं, इनके निर्माण की अभिक्रिया क्या है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें योजक वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। फिर हो जाएगा स्वीटनर्स। तो स्वीटनर्स के प्रति भी अभी जागरूकता बढ़ी है, तो कृत्रिम स्वीटनर्स कौन से होते हैं, कैसे उनमें कैलोरी डिफरेंस होता है, जो नेचुरल स्वीटनर्स कौन से हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो ये वाली चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कार्बन। ये पोर्शन हमेशा से रहा है और इससे क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। ये जो कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है वो केमिस्ट्री का एक पूरा पार्ट जो है वो सिर्फ कार्बन की स्टडी में ही लगा हुआ है। उसको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं वो कार्बन पे बेस्ड है। कार्बन अपने आप में एक अनोखा जो है परमाणु है या अनोखा तत्व है, वो उसकी वैलेंसी 4 की है, उसके अलग अनोखे गुण हैं, उस वजह से उसकी चैन बनाने की जो उसका गुण है, उस वजह से इसके हज़ारों लाखों जो है इसके मतलब अनगिनत, सॉरी लाखों भी क्या, अनगिनत इसके कार्बन के यौगिक है, तत्व है, ये है कार्बन के प्रोडक्ट्स है। तो ये इसके बारे में, इसीलिए ये हमेशा से पोर्शन रहा है और इससे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। इसमें कार्बन के अपर रूप में भी 2 टाइप के हैं, एक क्रिस्टलीय अपरूप है, एक नॉन क्रिस्टलीय अपर रूप है।
ठीक है, तो ये दोनों पढ़ लेंगे। उसके बाद में कार्बन के और कौन कौन से, जैसे अभी नए नए न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा है, ग्राफीन हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जहाँ तक भी करंट में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स जो है वो इसमें मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं जिनका हमारा लाइफ में यूज़ होता है, कौन कौन से यौगिक है, उनका डोमेस्टिक यूज़ क्या है, उनके औद्योगिक यूज़ कौन कौन से हैं, जिसमें जैसे वो हो गए साबुन अपमार्जक हो गया, दूसरे जो भी घरेलू यूज़ के लिए होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, नमक हो गया, ये सारे, सॉरी नमक नहीं होगा तो वो वाला सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और कार्बोनेट्स हो गए, इनका यूज़ क्या हो गया, औद्योगिक अनुप्रयोग उनके क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद में ये वाला पोर्शन थोड़ा सा जो है दिख नहीं रहा है, इसमें यही है रेडियोधर्मिता। एक रेडियोधर्मिता का गुण होता है, ठीक है, तो रेडियोधर्मिता का गुण क्या है और इनके उपयोग क्या है, ये वाला चीज़ इस पोर्शन में हम लोग करेंगे। रेडियोधर्मिता, उसके अवधारणाएं क्या क्या हैं और उनके अनुप्रयोग क्या है, कैसे रेडियोधर्मिता हमारे काम में आती है, मेडिकल यूज़ में क्या कैसे आती है, खाद्य परिरक्षण में कैसे आती है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये हमारा सिलेबस है। तो इस सिलेबस को ऐसे हम लोग कवर करेंगे और अलग अलग पोर्शन वाइज जैसे मैंने बताया वैसे पोर्शन में करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड, भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स में भी जो मैंने कहा था कि फर्स्ट चीज़ जो इन्होंने किया है वो क्या किया है, देखो ये वाला दैनिक जीवन में भौतिकी, ठीक है, दैनिक जीवन में भौतिकी वापस अप्लाइड चीज़ पूछी है और दैनिक जीवन में हमारे भौतिकी के कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हर जगह यूज़ है। मैं वॉक कर रहा हूँ तो इसमें क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, वो मुझे आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। हम लोग टायर जो गाड़ी चलाते हैं उसमें बॉल बीयरिंग है, तो वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में भौतिक जीवन का वो दैनिक जीवन में भौतिक का अनुप्रयोग है। तो सारी चीज़ें जहाँ पे भी आप देखते हैं, एयरप्लेन है तो उसमें कौन सा थ्योरम लग रहा है, उसकी वजह से कैसे वो उड़ रहा है, तो वो भी भौतिक विज्ञान के ही सिद्धांत हैं, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों को, इन सब को, क्योंकि बेसिक जो है ना, उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग जो गाड़ी में फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। ये वाला क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब जैसे दैनिक जीवन में भौतिकी के सवाल किससे पूछा, माइक्रोवेव ओवन का, माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, हम लोग डेली यूज़ करते हैं। घर पे नहीं होगा तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने जाते हैं या बाहर जाते हैं, वहाँ पे माइक्रोवेव ओवन हमने यूज़ होते हुए देखा है, लेकिन उसका सिद्धांत क्या है इस पर कभी हमने गौर, जिसने किया है उसने मार्क्स ले लिए और जिसने नहीं किया वो फिर उसमें गोल मटोल चीज़ें लिख के आया तो उतने मार्क्स नहीं मिले। तो इसीलिए दैनिक जीवन की जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। और फिर उसके बाद में देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट डाले हैं फिजिक्स में। फिजिक्स बहुत थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, बिना समझे ये बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने जो है बहुत सिंपल से टॉपिक जो डेली यूज़ में काम आते हैं हमारे, वो वाले टॉपिक इन्होंने उसमें डाले हैं फिजिक्स में। कोई ऐसा खास बड़ा टॉपिक नहीं डाला है। जैसे फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से है फिजिक्स के। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, गुरुत्वीय बल क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्यों लगता है ये, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जैसे देखिए उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, कैसे पृथ्वी जो है हम लोग पृथ्वी की तरफ खींचते हैं, या पृथ्वी की कक्षा में जो उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह हुआ चाहे चंद्रमा है, वो कैसे गति कर रहा है, उनके कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। फिर गुरुत्वीय फील्ड क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण फील्ड, ग्रेविटी फील्ड, तो वो वाला पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद में अभी नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वो आया है ग्रेविटेशनल वेव, गुरुत्वीय तरंग। ये हो गया गुरुत्वीय तरंग, ठीक है, ये क्या है और इसकी खोज किसने की, ये क्या चीज़ है, ये अभी हाल में जो है कुछ ही सालों पहले इसकी खोज हुई है कि गुरुत्वीय तरंग भी एक चीज़ है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में यहाँ तक हम लोग पूरा कवर कर लेंगे ताकि आपका क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। फिर सेकंड वाला जो है ये वाला पोर्शन हालांकि बायोलॉजी में होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स होता है, जो फिजिक्स में पोर्शन रे ऑप्टिक्स का ही ये पार्ट है कि मानव नेत्र जो होता है ना, नेत्र आँख, वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो कैसे कार्य करती है, कैसे लाइट आएगी और उसकी आंख पे पड़ेगी और वो कौन सा किस क्षेत्र पे ये लाइट जो है फोकस होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें फिजिक्स के माध्यम से, फिजिक्स का जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है वो उसके बारे में, प्रकाश गति की जो है वो उस चैप्टर से ही हम लोग इसके बारे में समझ पाएंगे, तो इसलिए इसको फिजिक्स में डाला गया है। ठीक है, तो मानव नेत्र कैसे कार्य करता है वो पूरा प्रोसीजर समझेंगे, और उसके अलावा फिर इसके दोष कौन से हैं। तो दोष जो है जैसे हो गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, रतौंधी क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, और इसके साथ साथ में क्योंकि जीव विज्ञान और उससे रिलेटेड है, और कोरोना के बाद में, कोरोना के जो है आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोगों ने वो भी पढ़े थे, फंगल इन्फेक्शन जो आँखों में हो रहे थे, कौन सा ब्लैक फंगस क्या है, ठीक है, वाइट, येलो, ये वाले, इनसे क्या आँखों पे प्रभाव पड़ रहे हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि आरपीएससी का भरोसा नहीं है, करंट में ये चीज़ रही है, और क्योंकि लिखा भी है सिलेबस में, मेंशन है कि नेत्र के दृष्टि दोष कौन कौन से हैं, मानव नेत्र और उसके दोष, तो उसमें ये भी आएगा। तो ये वाले पोर्शन सारे हम लोग इसमें पूरा कुछ भी ना छूटे, इस दृष्टिकोण से हम लोग ये कवर करेंगे। ठीक है, अब हो गया नेत्र वाला हो गया। अब उसके बाद में आ जाता है ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा में ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, संवहन, संचालन और विकिरण, ठीक है, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद में टेम्परेचर जो नापने की जो उपकरण है, थर्मोमीटर, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऊष्मा वाले चैप्टर में कर लेंगे, ताकि क्योंकि ऊष्मागतिकी के नियम, हेस का नियम, ये आरपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो ये सारे नियम हमको इसमें कवर करने हैं। अन्यथा क्या है कि ये नियम तो नहीं करते, बेसिक कर लेते हैं, तो नियम वाला सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आ जाते हैं धारा, विद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युतिकी क्या है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब ये वाला तो क्या है कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उन लोगों के लिए एक नई चीज़ है कि स्टैटिक क्या होता है। करंट तो होती है, स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक हम लोगों ने, जैसे नहीं होता घर्षण से कोई अगर चार्ज उत्पन्न होते हैं तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उनके क्या अनुप्रयोग है, और वो कैसे, उसमें जैसे विभवांतर क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या है, धारा कैसे है, तो उसके सिंपल बेसिक जो रूल्स हैं वो भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, ताकि अगर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया, सिंपल न्यूमेरिकल पूछ गया कि इसमें धारा इतनी है, रेजिस्टेंस इतना है, तो आपका वो बता दीजिए, विभवांतर बता दीजिए, तो वो भी आप करने में सक्षम रहेंगे। इस उद्देश्य से हम ये पूरा कवर करेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनके अनुप्रयोग, और इसके साथ साथ में हम लोग सेल वाला पोर्शन भी कवर करेंगे, जो होता है ना सेल में, रासायनिक सेल कौन से हैं, उनके क्या क्या है, तो वो वाला भी कवर करेंगे। और उसमें लिथियम आयन सेल को स्पेसिफिकली करेंगे, क्योंकि वो अभी जो है हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो पॉलिसी है उसमें उसका धुरी वही है, लिथियम आयन बेस्ड सेल, तो वो सारा हम इसमें कवर कर लेंगे, ताकि हमारा कुछ भी नहीं छूटे। उसके बाद में आ जाता है तरंगे। तरंगों में स्पेसिफिकली कहा है, फर्स्ट कहा है ध्वनि तरंग, तो ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है। उसके बाद में डॉपलर इफेक्ट पढ़ लेंगे, डॉपलर इफेक्ट। इसी में हम लोग सोनार कैसे काम करती है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ध्वनि तरंगे जो होती है ना, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, ये वाली चीज़ें, जो अल्ट्रासोनिक, ये सारी चीज़ें हम लोग इस ध्वनि तरंग में कवर करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका कवर कर लेंगे। और फिर उसके बाद में ध्वनि तरंग वाला पूरा जो पोर्शन करेंगे, उसके बाद में सेकंड हम लोग करेंगे, वो करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक्सरे, तो एक्सरे वाला जो
मशीन होती है, उपकरण होता है, वो कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, और वो किस चीज़ को भेज सकता है, किसको नहीं भेज सकता। तो ये भी फिर गामा रे इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में गामा एक्सरे, फिर उसके बाद में आ गया जो विजिबल रेज होगी हमारे, जो विबग्योर हो गया, उसके बाद में आ गया यूवी, सॉरी विजिबल से पहले यूवी हो गया, अल्ट्रावायलेट, विजिबल हो गया, अवरक तरंगे क्या है, उनका कहाँ यूज़ होता है, इंफ्रारेड तरंगे IR का कहाँ यूज़ होता है। फिर उसके बाद में रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इनकी वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ये सारा पोर्शन हम लोग इसमें करेंगे। रेडियो वेव्स का कहाँ यूज़ होता है। फिर इसी के साथ साथ में पिछली बार क्वेश्चन पूछा था 2018 में, स्काई वेव, स्पेस वेव्स, तो ये पूरा जो है कैसे ये स्काई वेव का और इनका प्रिंसिपल्स क्या क्या है, ये पूरा हम लोग डिटेल में करेंगे, ताकि इनसे कोई नहीं। पिछली बार तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था और बहुत कम लोग ही उसको एक्यूरेटली कर पाए कि ये वेव्स की परास क्या है, तो वो वहाँ तक हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन इसी में आ जाएगा, और इनका उपयोग भी क्या है, हर एक का, एक्सरे का उपयोग क्या है, गामा रे का उपयोग क्या है, ये कहाँ रेडियो वेव कहाँ यूज आती है, माइक्रोवेव कहाँ यूज आती है, और IR कहाँ यूज आती है, विजिबल रेज कहाँ यूज आती है, विजिबल तो ऑब्वियसली देखने के लिए आती है, और उनका क्या क्या परास है, कैसे है, वो सारा डीपली कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा उसमें। अब उसके बाद में ये दो पोर्शन जो है स्पेसिफिकली अब इन्हीं का उपयोग है, ठीक है। एक है MRI, ये चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग जो है वो है MRI। फिर उसी का ये जो है MRI किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इस पे वो, इस सिद्धांत पे वो कार्य करती है। MRI जो होती है मेडिकल फील्ड में, MRI इमेजिंग जो होती है वो कैसे, किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो NMR पे करती है, और क्या इस NMR सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके यूज़ किस में होते हैं, कैसे इमेजिंग करती है, और कैसे ये हेल्पफुल हुई है हमारे चिकित्सा जगत में। ये पूरा पोर्शन इसमें कवर करेंगे। ये वाला पोर्शन सिर्फ इसका अप्लाइड यूज़ है, यही दैनिक जीवन में भौतिकी का अप्लाइड यूज़ है, और इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो इसको सीधा क्वेश्चन इस पर आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन नाभिकीय विखंडन और संलयन। नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब क्या होता है, जब नाभिक जो है वो टूट के दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। दो नाभिक बने, एक ही नाभिक टूट के दो भागों में बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, नाभिक जब टूटता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, और इसके साथ साथ में चेन रिएक्शन कैसे होती है, कैसे ये इसको जो है ऊर्जा में हम लोग उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है, ये वाला पोर्शन हम इसमें करेंगे। उसके अलावा दूसरा हो गया संलयन। दो छोटे नाभिक जब मिलकर एक नया बड़ा नाभिक बनाते हैं, दो छोटे नाभिक को आप पास में लाना और उसको बड़ा नाभिक बनना, उसी को संलयन कहते हैं। तो संलयन जो है वो विखंडन से भी बहुत मुश्किल होता है। सूर्य में होता है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर ज़रूरी होता है दो नाभिकों को पास में लाने के लिए, क्योंकि उनमें जो रिपल्सिव फोर्स होता है ना, उसको ज़ीरो करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये हाई टेम्परेचर ज़रूरी होता है। तो ये वाला सारा कॉन्सेप्ट संलयन और नाभिकीय विखंडन कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये सारा प्रोसेस हम लोग इसमें समझेंगे, और इनसे आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे नाभिकीय विखंडन की सीधी कोई वो जो अभिक्रियाएं हैं, कुछ अभिक्रियाएं हैं, कौन से नाभिकीय विखंडन में तो यूज़ होते हैं, मटेरियल यूज़, यूरेनियम में हो गया, थोरियम हो गया, वो सारे पोर्शन हम लोग इसमें करेंगे, और इस चीज़ को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा पोर्शन हो गया आपका भौतिकी और रसायन विज्ञान का, ये पूरा पोर्शन आपके आएगा। ये इससे बाहर जो है कुछ नहीं जाएगा, ये पूरा सिलेबस है, और हम लोग इसको ऐसे ही कवर करेंगे। अब क्योंकि आपको ये प्रूफ देने के लिए कि इनसे बाहर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, पहला जो आया एसिड वाले से, एसिड बेस, मैंने कहा था कि एसिड बेस वाला पोर्शन जो है उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड रेन एंड राइट द कॉज फॉर इट्स फॉर्मेशन। एसिड रेन क्या है, तो ये अप्लाइड यूज़ है।
एसिड हमने पढ़ रखा है, बेस हमने पढ़ रखा है, लेकिन एसिड रेन कैसे बनती है, ये अप्लाइड वाला यूज़ है। कि एसिड कैसे बनेगा वातावरण में, क्यों SO2 NO2 से जो है पानी रिएक्शन करके कैसे एसिड आएगा, तो उसकी pH कितनी होगी, क्या होगा, तो वो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसी को। उसके बाद में राइट नेम्स ऑफ एनी 2 ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी अप्लाइड वाला। ग्रीन हाउस गैसेस केमिकल में है और केमिस्ट्री में है, तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर रबड़ का वल्कनीकरण, ये भी पढ़ेंगे। फिर व्हाट इज़ एक्वारेजिया, ये फिर से एसिड बेस और उससे आ गया। एक्वारेजिया कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है एक्वारेजिया, जो क्योंकि वो सोने को भी जो है सोने से भी रिएक्शन कर लेता है। पर ये PFC के गुणों तथा उपयोग के बारे में समझाइए, तो ये दैनिक जीवन में जैसे उपयोग होते हैं ना, रबड़ का वल्कनीकरण, ये दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग है, उससे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 2016 के क्वेश्चंस। 2016 के क्वेश्चंस जो अभी वाले सिलेबस से आए हैं, ठीक है। पहला आ गया नाभिकीय पदार्थ का घनत्व नाभिक के आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है। ये हम लोग किस में कवर करेंगे, परमाणुविक संरचना वाले पार्ट में। परमाणु का आकार कैसे होता है और कैसे उसका घनत्व उस पर डिपेंड करता है, और क्या परमाणु का घनत्व भी इसी नियम का पालन करता है, ये सारा चीज़ हम लोग उसमें कवर करेंगे। फिर ग्रहीय गति के केपलर के नियमों को, ये केपलर के मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हम किस में करेंगे, केपलर के नियम जो है वो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हम लोग इसको कवर करेंगे। गुरुत्वीय फील्ड और वो सारे चीज़ें में ना कि कैसे ग्रहों की गतियाँ होती है, तो ग्रहों से गति से रिलेटेड ही ये केपलर के नियम है, और ये हम लोग उसमें कवर करेंगे। फिर मैंने कहा था ना कि देखो pH में यहाँ तक बढ़ गई RPSC कि आपसे कैलकुलेशन तक करवा दी कि pH की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हालांकि log 2 इसका मान दे रखा है, लेकिन log की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है जनरल कैलकुलेशन से, तो log के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे, ताकि आपका जो इसके प्रति हिचक है ना वो दूर हो जाएगी और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको लॉग के बारे में ज्ञान होना चाहिए था इसमें। तो इसका pH क्या हो गया। अब ठोस के बैंड सिद्धांत के आधार पर अभी जो चालक, अर्धचालक और कुचालक में भेद करना है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आया है। आगे बढ़े, 2016 में स्पेशल में एक स्पेशल मेंस हुआ था, उसमें जो है 8035 ब्रोमीन के परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। ये वाला परमाणु संरचना से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर प्रथम उष्मागतिक नियम के उपयोग में हेस के नियम का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो मैंने कहा था ना कि सीधा क्वेश्चन आया है इससे, उष्मा वाले पोर्शन से उष्मागतिक नियम और हेस के रूल भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में दीर्घ दृष्टि, ये सेकंड जो RPSC का सेकंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक ये है, मानव दृष्टि दोष और इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाला दीर्घ दृष्टि क्या होती है और इस दोष को कैसे सुधारा जा सकता है, सिंपल हो गया। फिर आ जाता है ये वाला अप्लाइड यूज़ है, सोडा वाटर बोतल खोलने पर गैस सनसनाहट के साथ बाहर क्यों आती है, ठीक है, ये भी अप्लाइड यूज़ है। ये कोई किताबों में बहुत कम मिलेगा, आपको अप्लाइड अपना जो है दिमाग यूज़ करना है और बेसिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं 2018 का जो मेंस हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। बीटा पॉजिटिव बीटा माइनस जो क्षय के लिए मूलभूत नाभिकीय प्रक्रियाओं को लिखना था, तो ये वो मैंने बताया था ना कि अपन लोग उसमें रिएक्शंस तक पढ़ लेंगे, तो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव जो क्षय होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर साबुन और अपमार्जक, कार्बन के जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये भी पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक, और इनमें अंतर जो है वो अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। फिर ये तरंग वाला जो माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत, ये आपसे जो है अप्लाइड दैनिक जीवन में उपयोग कैसे होता है वो पूछा गया है। माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका सिद्धांत समझाइए। फिर सूक्ष्म तरंग और माइक्रोवेव की तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद में खाद्य परिरक्षण के क्या सिद्धांत हैं और इसके लिए विभिन्न विधियों को समझाइए। तो परिरक्षक जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें ही हम लोग खाद्य परिरक्षण को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत सीधे सीधे और जनरल क्वेश्चन है। बस इनको आप पहले से तैयार करके जाएंगे ना, अच्छे से तैयार किया हुआ क्वेश्चन होगा ना, तो वहाँ पे अच्छे से लिख पाएंगे। नहीं तो क्या है कि आपके पास एक तो स्पेस लिमिटेड है और उसके बाद में आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, और उतने कम टाइम में और कम स्पेस में आपको अच्छे से अच्छा लिखना है। क्योंकि एक बार चलो मान लीजिए कि हमने लिखना स्टार्ट कर दिया और
बाद में कई बार ऐसा होता है कि बाद में याद आता है कि यार मेन पॉइंट तो रह गया, तो फिर हम उसको उस छोटे से भाग में घसीट वसीट के लिख लेते हैं, छोटे से पार्ट में वो फंसा के लिखते हैं। वो नहीं करना है। उसी के लिए हम लोग आपको पहले से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ आप लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, वो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे PYQ में। इसके लिए PYQ ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 2018 में बहुत ज़्यादा आए थे। ये 2018 का pH स्केल वाला, मैंने कहा था ना pH वाला भी, जो अम्ल क्षार ये वाला, ये फेवरेट टॉपिक है। pH स्केल क्या है, विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, इसका अप्लाइड यूज़ पूछ लिया। ये सीधा सीधा RBSE की बोर्ड की किताब में भी सीधा सीधा दिया गया है कि pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय की व्याख्या कीजिए। जो दांतों में जो क्षय होता है ना, वो उसकी व्याख्या क्या करनी है, टूथ डिके क्या होता है, डिके जो होते हैं, और pH परिवर्तन से होने वाले दंत क्षय को कैसे रोका जा सकता है। तो ये अप्लाइड यूज़ है और ये पूछा भी गया और उसमें बताया भी गया है, उसमें यूज़ भी है। pH जो अम्ल और क्षार के दैनिक जीवन में यूज़ क्या है, उसमें ये सारा पोर्शन लिखा गया है। फिर दूध में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा ताज़े दूध में मिलाता है और दूध से दही बनने में लगने वाले समय पर क्या प्रभाव होगा, ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये अप्लाइड है। क्या करता है कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसे उसका pH परिवर्तन होगा, बेकिंग सोडा क्या करेगा, ये आपको ध्यान होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आगे वही वाला फेवरेट तरंग दैर्ध्य वाला, जैसे देखिए मैंने बोला था ना कि व्योम तरंग, आकाश तरंग, संचरण के मध्य में अंतर बताइए, इसका कैसे संचरण होता है वो हम लोग उसमें कवर करेंगे। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के, अब इसमें जैसे ग्राउंड वेव्स, व्योम तरंग और आकाश तरंग के आरेख, जो उसके आरेख होंगे, अलग अलग आरेख बनते हैं, कैसे वो संचरित होती है, उसके अलग अलग जो है आरेख बनेंगे, उन आरेखों को यहाँ पे ड्रॉ करना था। तो ये वाला पोर्शन भी हम लोग उसी में कवर करेंगे। फिर उसके बाद में आवृत्ति परास लिखने हैं, FM और AM जो होता है उनका प्रसारण के परास क्या है। फिर दूसरा टेलीविज़न किस फ्रीक्वेंसी, किस परास में टेलीविज़न वेव्स आती है। फिर उपग्रह संचार में कौन से वेव्स यूज़ होती है। तो ये वाला सारा पोर्शन, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये वाले क्वेश्चंस भी है ना, हम लोग पूरी सटीकता से इसका जवाब दे सकते, सार्वगर्भित तरीके से इसका जवाब दे सके। अब आ जाते हैं 2021 वाला क्वेश्चन पेपर। सिंपल क्वेश्चन पेपर देखिए, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, इसके जस्ट बाद में जैसे ये सिलेबस एनालिसिस खत्म हो जाएगा, उसके जस्ट बाद में हम लोग PYQs को लेके आएंगे और PYQs में हम लोग मॉडल आंसर देंगे। उसके बाद में उनकी तुलना, आपके सामने ही उनकी तुलना करेंगे। दो ऐसे आंसर्स जिसमें एक में तो मैक्सिमम मार्क्स मिले और एक में मार्क्स कम मिले, तो उन दोनों की तुलना से आपको लगेगा कि हाँ मेरा उत्तर कहाँ होना चाहिए, तो वो हम लोग इसमें करेंगे। तो इसलिए पहले एक बार PYQs देख लीजिए और हो सके तो आप लोग इन्हीं PYQs के आंसर खुद लिखिए। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनका आंसर खुद लिखिए और जब हम PYQs के वीडियो लाएंगे उन वीडियोस से आप अपनी तुलना कीजिए, तो आपको अपना स्तर पता हो जाएगा कि हम लोग यहाँ हैं और मुझे कितनी मेहनत करनी है। ये आपके लिए तैयारी के लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं PYQ 2021 में। इसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जैसे है, नाभिकीय विखंडन और संलयन को विभेदित कीजिए, सीधा टॉपिक उठा के दे दिया, सीधा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स होने चाहिए ना, वो एकदम सारगर्भित होने चाहिए, तभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन जब भी आता है ना, तब मार्किंग टाइट होती है। इस बार भी पेपर्स जो थे वो जनरल थे, 2021 वाले पेपर जनरल थे, इसीलिए आपने देखा कट ऑफ 314 गई है, कम गई है। तो जब आप इन जनरल क्वेश्चंस में भी बहुत आउटस्टैंडिंग आंसर कब लिखेंगे, जब आपके पास अच्छे कीवर्ड्स होंगे, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरा हो गया, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कैल्शियम कार्बाइड की भूमिका क्या है, ये बतानी है। फिर उसके, ये भी अप्लाइड यूज़ है कैल्शियम कार्बाइड का, राइपनिंग जो कैसे होती है, उनको पकाने में क्या यूज़ होता है। फिर इसके बाद में ये वाले सिंपल पूछ लिए, आर्टिफिशियल, इसके बारे में, कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। आज ही मैंने बता दिया कि वो चैन जो रिएक्शन करता है, चैन बनाता है, बड़ी चैन बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 है। तो वो सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, सीधा सिलेबस का टॉपिक सीधा उठा के क्वेश्चन में पूछ लिया। तो ये बहुत, ये आपके लिए फ्री हिट वाली बॉल है। इस पर आप प्लेट भी कर सकते हैं, चौका भी मार सकते हैं और छक्का भी मार सकते हैं। बस आपके पास क्या है, लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड स्पेस है। उस लिमिटेड टाइम और स्पेस में आपको अच्छे से अच्छा आंसर लिखना था, ठीक है, तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते। फिर इसमें दोनों के उदाहरण देने हैं, कृत्रिम मधुरक, खाद्य संरक्षक और जिंक के अयस्क।
इनके उदाहरण देने। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सीधा सीधा ये वाला क्वेश्चन तो सीधा टॉपिक उठा के इसमें रख दिया है। तो इसीलिए जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस जनरल आए तो हमारा जो है आंसर इतना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए कि सबसे टॉप वाला आंसर हमारे ही हो। और क्वेश्चंस अगर टफ आ रहे हैं तो क्वेश्चन तो हमारे आंसर्स जो है एटलीस्ट जनरल तो हो, कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स तभी मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मानव की आँख। मैंने कहा था आँख जो है इनका फेवरेट टॉपिक है। तो आँख की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए और दृष्टि के किसी एक अपवर्तक दोष और उसके सुधारात्मक उपाय की व्याख्या। ये भी सीधा टॉपिक उठा के ही दे दिया, मानव नेत्र और उसके दोष। तो दोष में से कोई एक दोष बता दीजिए। तो ये सारे टॉपिक सीधे के सीधे दिए हैं, इसीलिए जनरल पेपर आया। और जनरल पेपर में मार्किंग थोड़ी सी टाइट होती है आपके, उसमें जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर दिया है। सेकंड पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। अब हम लोग थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे जो सिलेबस है प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर वाला पोर्शन। ये वाला कवर करके उसके बाद में हम लोग PYQ स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।